सभी को नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्ज़ाम 2018 की हिंदी प्रैक्टिस सेट 1। चलिए देखते हैं, देर ना करते हुए हम लोग फालतू की बातें नहीं करेंगे। चलिए सीधे चलते हैं हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ। जो क्वेश्चन है उनको हल करते हैं। एक गद्यांश दिया गया है, उसका आंसर देना है। गद्यांश है हमारा, प्रातः काल का भ्रमण स्वास्थ्य के लिए वरदान है। घर की चार दीवारों से बाहर प्रकृति के रमणीय खुले वातावरण में शुद्ध वायु सेवन करने का अवसर प्राप्त होता है। शरीर में छाया हुआ आलस काफूर हो जाता है, वह व्यायाम का दूसरा रूप है। इससे शरीर में नई स्फूर्ति व चेतना पैदा होती है। गर्मियों में प्रातः 5 और सर्दियों में 6 बजे का समय प्रातः भ्रमण के लिए आदर्श समय है। प्रकृति के उन्मुक्त वातावरण में पर्वतीय प्रदेश में नदी झरनों के तट पर बाग बगीचों में प्रातःकालीन शीतल वायु प्राणियों का स्वागत करती है। और वृक्षों पर चहकते पक्षी, कोयल की मधुर आवाज़, मुस्कुराते फूल तथा उन पर गुंजार करते भंवरे मन को प्रसन्न कर देते हैं। सूर्य के आगमन से चारों ओर छाया अंधकार तिरोहित हो जाता है। खुली हवा में सांस लेने से फेफड़े साफ होते हैं, शरीर में शुद्ध रक्त का संचार होता है। भ्रमण से वापस लौटते हुए सूर्य की किरणें स्मरणीय लगती हैं। प्रातः का भ्रमण स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम और सस्ता उपाय है। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है, पूछ रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर निम्न प्रश्न के उत्तर दीजिए। यानी गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक बताइए। तो गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक क्या था? तो गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक था कि ये बार बार ये आता था प्रातः काल का, यानी कि प्रातः काल के भ्रमण के बारे में, यानी कि प्रातः काल के दृश्य के बारे में बात की गई है। तो गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक ये है, प्रातः काल का भ्रमण। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, आगे है, आगे भी दिया गया है कि निर्देश दिया गया है कि अधोलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 2 से 5 तक के उत्तर पूछे गए प्रश्नों के आधार पर दे दीजिए। यानी कि ये भी गद्यांश है, इसके भी देख लेते हैं। जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है, उन सब के प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाते हैं। साहित्य मीमांसकों ने इसी दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि भेद किए हैं। युद्धवीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि भेद किए हैं। इनमें सबसे प्राचीन और प्रधान युद्धवीरता है, जिसमें आघात, पीड़ा या मृत्यु की परवाह नहीं रहती है। और इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिसमें साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुंचते हैं। पर केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस में ही उत्साह का स्वरूप स्फुरित नहीं होता है, उसके साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा का योग होना चाहिए। तो ये था गद्यांश। तो इसमें देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया कि उत्साह के लिए भेद किस आधार पर किए गए हैं। तो उत्साह के लिए भेद किस आधार पर किए गए हैं, तो इसका हमारा आंसर है, इसमें अभी हमने पढ़ा था, ये लिखा है। सॉरी, ये है, कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाते हैं। तो कष्ट या हानि के भेद के अनुसार, तो कष्ट या हानि के भेद के आधार पर, तो आंसर हमारा डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, युद्ध वीरता के लिए किस प्रकार की प्रकृति अपेक्षित है। तो युद्ध वीरता के लिए किस प्रकार की प्रकृति अपेक्षित है। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा था गद्यांश में कि युद्ध वीरता है, इनमें सबसे प्राचीन प्रधान युद्ध वीरता है। ठीक है, ये है
प्रयत्न दोनों चरम पर पहुँच गए, केवल ग्रहण करने में उत्साह के, ये है युद्ध वीरता की बात है। इनमें सबसे प्राचीन और प्रधान युद्ध वीरता है जिसमें आघात, पीड़ा या मृत्यु की परवाह नहीं करते। इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल से चला रहा है, जिसमें साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर, ये दिखा गया है, जिसमें साहस और ये है, जिसमें साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो तीसरे का आंसर होगा हमारा डी, साहस और कष्ट सहने का धीरज, सात प्रयत्न और कष्ट सहने का धीरज। अगला क्वेश्चन है चौथा, साहित्य मीमांसकों ने वीरता के कौन कौन से भेद किए हैं? तो जैसा कि अभी हमने देखा था उसमें साहित्य मीमांसकों ने युद्धवीर, दानवीर और दयावीर, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। इसके बाद में देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है उत्कंठापूर्ण आनंद किसके अंतर्गत लिया जाता है? तो उत्कंठापूर्ण आनंद ये उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार की ओर से विदेशी सरकारों, उनके दूतावासों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा स्वदेश स्थित कार्यालयों को जो पत्र लिखे जाते हैं वे किस श्रेणी में आते हैं? तो वो आते हैं सरकारी पत्र। वो कौन से होते हैं? वो सरकारी पत्र, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब किसी अधिकारी का ध्यान किसी सरकारी मामले की ओर व्यक्तिगत तौर पर आकर्षित करना होता है तब किस तरह के पत्र लिखे जाते हैं? तब वो पत्र होते हैं अर्धशासकीय पत्र होते हैं। कौन से पत्र होते हैं? अर्धशासकीय, ऑप्शन ए सही है हमारा। अगला क्वेश्चन है, किसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई पत्र मूल रूप में प्रेषक को वापस लौटाया जाता है? जब कोई पत्र मूल रूप में प्रेषक को वापस जब लौटाया जाता है तो किसका प्रयोग किया? तो प्रस्थांकन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन हमारा बी सही है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, किसी संदर्भ या विषय वस्तु का कम से कम शब्दों में तथ्यपूर्ण एवं सुस्पष्ट पुनर्लेखन क्या कहलाता है? तो हमारा आंसर है इसमें वो कहलाता है संक्षेपण, यानी किसी संदर्भ या विषय वस्तु का कम से कम शब्दों में तथ्यपूर्ण और सुस्पष्ट पुनर्लेखन वो कहलाता है संक्षेपण, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? तो हम लोगों को पता है हिंदी भाषा में 11 स्वर है, ऑप्शन बी सही है। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? तो ऑप्शन हमारा ए सही, हिंदी में 2 प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? तो ये क्या है? ये स्वर हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग शब्द है ये, अब जैसे क्या की जाती, आपने रचना की, ये स्त्रीलिंग हो गया, प्रार्थना की, ये भी स्त्रीलिंग हो गया, पत्र लिखा और आज्ञा मानी, ये स्त्रीलिंग, तो ये पत्र जो है ये पुल्लिंग है, ठीक है। जिसमें बड़ा आ आए वो पुल्लिंग होता है, और जिसमें ई आए, क्रिया में ई आए, वो क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है, ये पहचान होती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? अब पुल्लिंग पूछा, पहले हाँ पुल्लिंग पूछा गया था, अब भी पुल्लिंग पूछा है। तो राशि, कितनी राशि है? तो ये स्त्रीलिंग हो गया। कुर्सियाँ, ये भी स्त्रीलिंग हो गया। और पक्षी, ये है पुल्लिंग, तो हमारा ऑप्शन सी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग? अब पूछा गया है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग कौन सा है? विवाद हुआ, ये पुल्लिंग हो गया। सार, ये भी पुल्लिंग हो गया। रूप, ये भी पुल्लिंग हो गया। और अगर ये पूछा जाए कि आपकी आय कितनी है पूछा गया, तो ये कौन सा हो गया? बड़ी आय है, तो ये आय हो गई आपकी स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? दुख, ये पुल्लिंग होता है। लेख, ये भी पुल्लिंग होता है। स्पर्श, छुआ, ये भी पुल्लिंग। ये जो गरिमा है ये स्त्रीलिंग है। अगला है कि संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? तो संधि का प्रकार कौन सा नहीं है? स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि भी होती है और विसर्ग संधि भी होती है। 3 प्रकार की संधियाँ होती है। और चौथा अनुस्वार संधि, ये नहीं होती है, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है कि उल्लंघन का सही संधि विच्छेद क्या है? उल्लंघन, तो उल्लंघन का सही संधि विच्छेद है उत्धन लंघन, उल्लंघन, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में स्वर संधि को पहचानिए। तो स्वर संधि कौन सी है? विद्याधन आलय, आधन आ,
ये है, ऑप्शन ए सही है। इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन है कि पो धन अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? पो धन अन, तो पो धन अन का हो गया है संधि पवन, ठीक है। तो ये कौन सी संधि है? तो ये अयारी संधि है, ऑप्शन बी सही है हमारा। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन है कि यथाविधि में कौन सा समास है? तो यथाविधि में आएगा हमारा अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी सही है। यथाशक्ति, यथाविधि, मतलब आगे जो लगा है क्या, उपसर्ग, जिस शब्द में आगे उपसर्ग लगा होता है वो कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है? तो गुरुदेव में समास है हमारा कर्मधारय है, ऑप्शन बी सही, यानी कि दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, वो कर्मधारय समास होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। अधिमानता में उपसर्ग कौन सा है? तो अधिमानता, तो मानता एक शब्द हो गया है ना, तो इसमें अगर उपसर्ग लगा दिया है अधि, ठीक है, तो कौन सा? ऑप्शन सी सही है, अधि उपसर्ग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। तो संकल्प शब्द में उपसर्ग है हमारा सम, ऑप्शन ए सही है, सम। अब जैसे आता है, ये क्वेश्चन आता है ज़्यादातर कि अलंकार में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है, अक्सर कर हम लोग गलत कर देते हैं। तो अलंकार में अलम, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो अलम उपसर्ग होता है। ऐसे ही इसमें संकल्प है तो इसमें सम है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है, कौन सा प्रत्यय? औपचारिक, अगर औपचारिक शब्द कौन सा है? औपचार, ठीक है। अगर ऐसे किया जाए उपचार, ठीक है, और इसको हम लिखते हैं औपचारिक, तो कौन सा प्रत्यय होगा? इक, ऑप्शन सी सही है हमारा, ठीक है, इक प्रत्यय होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? ठीक है, नी नहीं लगा है। शेर, शेरनी लगा है नी। मोर, मोरनी, ये कुट, कुट, ये कुटनी, इसमें भी लगा है। नौकरानी, नौकरानी, नौकर का क्या होगा? स्त्रीलिंग, नौकरानी होगा, तो ठीक है, ये शब्द है, तो इसमें नहीं लगा है, ऑप्शन सी सही है हमारा, ये वाला, ठीक है। नौकरानी, नौकरानी में नी प्रत्यय नहीं लगा, और ये तीनों में लगा है। इसका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है, तत्सम यानी कि जो शब्द संस्कृत शब्द होते हैं, संस्कृत से लिए गए, उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। कौन सा है? नहीं है, देखो नयन, नयन आँख है, ये भी होता है। दृग, ये भी। नेत्र, ये भी, ये पर्यायवाची शब्द हैं, सभी आँख के, तो ये तत्सम शब्द हैं। और तत्सम नहीं है तो आँख, आँख ये तत्सम शब्द नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? इसमें भी तत्सम कौन सा है, इसमें पूछा गया कौन सा है, ठीक है। तो आग, ये तद्भव है। आँख, ये भी तद्भव है। आज, ये भी तद्भव है, तो हमारा सही ऑप्शन होगा ए, अग्र, ये कौन सा है? ये तत्सम शब्द है, ठीक। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है? तो विदेशी शब्द ऑप्शन दिया है उष्ट, अमीर, प्रिय, भक्त, ये सब देशज शब्द हैं, और ये अमीर जो है ये विदेशी शब्द हैं, ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन आता है कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल में, तो राज्यपाल में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं हो सकती है, भाववाचक ये भी नहीं है, समूहवाचक ये भी नहीं, तो कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, राज्यपाल में जातिवाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन बी सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है? जो जिसको हम लोग देख नहीं सकते, वो क्या होती है? भाववाचक संज्ञा। जैसे तप, तप करना, तीर, तीर मारना, भारत, ये भारत किसी व्यक्ति का नाम, तो कौन सी संज्ञा है? डी, ऑप्शन सही है, चिंता, चिंता जो है वो भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने भेद होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, ऑप्शन ए सही है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि वह स्वतः ही जान जाएगा में सर्वनाम है, वह सर्वनाम है, तो वह सर्वनाम क्या है? तो वह सर्वनाम है हमारा निजवाचक सर्वनाम। कौन सा होगा? निजवाचक सर्वनाम, वह है वो निजवाचक। अगला क्वेश्चन है कि पापी में कौन सा विशेषण है? तो पापी में पाप, पापी, तो कौन सा होगा? ये गुण है पापी, तो ये गुणवाचक विशेषण होगा, तो पापी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? क्रिया विशेषण का भेद कौन सा नहीं है? क्रिया विशेषण का भेद स्थानवाचक होता है, परिमाणवाचक होता है, रीतिवाचक, ये जातिवाचक नहीं है, ऑप्शन सी सही है। अगला शब्द है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि मोह शब्द का कौन सा विशेषण है? मोह शब्द में कौन सा विशेषण? तो मोह शब्द में कौन सा विशेषण है? ये
गुणवाचक विशेषण है। मोह क्या गुणवाचक विशेषण है मोह में। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? तो अकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक, सकर्मक। तो इसमें मीरा जोर से हंसी, इसमें कर्ता दिया गया है, ठीक है, क्रिया दी गई है, कर्म नहीं दिया है। तो कौन सी है? बिना कर्म की कौन सी होती है? अकर्मक। ये ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्रिया में से क्रिया विशेषण है? कौन सा क्रिया विशेषण है? तो क्रिया विशेषण अंधेरा, चाल चलन, धीरे धीरे, सुंदर। तो धीरे धीरे, तो ये हमारा क्रिया विशेषण कौन सा है? धीरे धीरे। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है? बाकी पढ़िए, ध्यान से पढ़िए सेंटेंस। उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, अगर उनके बिना, अगर बिना को हटा दिया जाए तो क्या है? उनके तुम कुछ नहीं। तो इसका मतलब ये है कि उनके बिना, ये जो बिना है ये संबंधवाचक शब्द है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? समुच्चय बोधक अव्यय जो नहीं है वो कौन सा? ये अर्थात ये भी है, अतएव ये भी है, अथवा ये भी। तो ये आजन्म जो है ये समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष, शोक आदि भावों से होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं विस्मय आदि बोधक अव्यय। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द अनुपम का पर्यायवाची है? तो अनुपम अद्वितीय होता है, ठीक है, अनोखा। तो ऑप्शन हमारा डी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गेह का पर्याय बताइए, पर्यायवाची गेह का ग्रह होता है, घर होता है। तो ग्रह, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि आचार का विलोम बताइए, आचार का विलोम। तो आचार का अनाचार। ऑप्शन हमारा ए सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि प्रवृत्ति का विलोम बताइए। तो प्रवृत्ति का क्या होता है? प्रवृत्ति का निवृत्ति। ऑप्शन सी है, सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अबली आबिल शब्द युग्म का सही अर्थ कौन सा है? अबली और आबिल। तो अबली मीन्स क्या होता है? अबली मीन्स होता है पंक्ति, और आबिल मीन्स गंदा, यानी कि ऑप्शन हमारा डी सही है। ठीक है, पंक्ति और गंदा। अबली मीन्स होता है पंक्ति और आबिल मीन्स होता है गंदा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बलि और बलि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? बलि और बलि। तो बलि से क्या होगा? बलिदान हो जाएगा। ठीक है, और बलि से, ये ठीक, ऑप्शन हमारा ए सही है, बलिदान और बी। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक शब्द वह शब्दांश है जो किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, यानी कि प्रत्यय वह शब्द है, वह है जो शब्दांश है जो किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, किसी शब्द के मत। तो सीधी सी बात, प्रत्यय जो होता है वो शब्द के बाद में जुड़ता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। ठीक है, प्रत्यय होता है वो शब्द के बाद में जुड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध पूछा गया। तो अंताक्षरी। तो हमारा शुद्ध शब्द है ये वाला अंत्याक्षरी। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए। तो शुद्ध कौन सा है? पूज्यनीय, ये भी नहीं है। पूज्यनीय, ये भी सही नहीं है। पूजनीय, तो हमारा ये सही है, पूजनीय। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी अगर उसमें कुछ आपको गलत लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर लिखते हैं। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आगे आपको भी प्रैक्टिस सेट, वीडियो के प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।